दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक गांव पड़ता है और वहीं पर रहती है सावित्रा देवी नाम की एक विधवा महिला। उसके पति का देहांत हुए आज लगभग 8 साल हो चुके थे और उसके साथ में रहती थी उसकी देवरानी रेखा। रेखा और सावित्री दोनों एक साथ ही रहती थी और रेखा का पति शहर से दूर दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और वहीं पर वह दोस्तों काम करके पैसे कमाता था। सावित्री देवी विधवा होने के कारण उसके घर में कमाने वाला साथियों कोई नहीं था, इसलिए वह अपने घर के सामने ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाया करती थी और साथ ही साथ कुछ गाय और भैंस भी पाल रखी थी दोस्तों, जिनका दूध बेच करके वह अपना गुजारा किया करती थी। उसकी देवरानी रेखा भी सावित्री देवी के साथ रहती थी और गाय भैंसों की देखभाल करने और उनके लिए चारा लाने और दुकान संभालने में उसकी पूरी मदद करती थी। घरों में दोनों साथियों देवरानी और जेठानी मिलजुल करके एक साथ रहती थी, मेहनत करके अपना जीवन चला रही थी। दोस्तों गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में एक रहता था महेश शास्त्री। महेश शास्त्री उस मंदिर का पुजारी था और वहीं पर दिन रात पूजा पाठ किया करता था। महेश शास्त्री अक्सर गांव में आया जाया करता था और गांव के लगभग सभी लोगों से परिचित था। वह सबसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था और कई बार तो लोगों के घर बैठ करके खाना भी खा लिया करता था। दोस्तों एक दिन पुजारी गांव में घूमते घूमते सावित्री देवी की दुकान पर आ पहुंचता है और देखता है कि सावित्री कई वर्षों से विधवा है और अभी भी काफी जवान और खूबसूरत सुंदर दिखाई देती है। उसे देख करके उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। वह सोचता है कि क्यों ना सावित्री देवी से नजदीकी बढ़ाई जाए और धीरे धीरे उसे अपने प्रभाव में लिया जाए। यही सोच करके दोस्तों वह उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। बातों बातों में वह साथियों कहता है कि सावित्री देवी जी, मैं इन दिनों बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, क्या मुझे रोजाना 1 लीटर ताजा दूध मिल सकता है? मैं उसका पूरा पैसा आपको दूंगा। सावित्री देवी के पास साथियों काफी गाय भैंसे थी और रोज बहुत सारा दूध उसके निकलता था, इसलिए वह कहती है कि ठीक है बाबा जी, आपको रोज 1 लीटर दूध मिल जाएगा। यह सुनकर दोस्तों पुजारी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि दूध लेने के बहाने रोज यहाँ आने का मुझे मौका मिलेगा और फिर धीरे धीरे सावित्री से अधिक बातचीत हो सकेगी। इसके बाद सोचिए वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह पुजारी फिर सावित्री देवी के घर पहुंचता है और 1 साथियों लीटर दूध ले लेता है। वह दूध का साथियों पैसा देने लगता है, लेकिन दोस्तों सावित्री देवी कहती है कि बाबा, मेरे पास बहुत सारी गाय भैंस है और दूध की कोई यहाँ तक की कमी भी नहीं है। आप मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए मैं आपसे 1 लीटर दूध का पैसा नहीं ले सकती हूँ। आप रोज यहाँ आकर के दूध ले जाया जी। दोस्तों यह सुनकर के पुजारी के चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान आ जाती है। वह साथियों दूध लेकर के मंदिर की ओर लौट जाता है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद सावित्री देवी अपनी देवरानी रेखा से कहती है कि रेखा, तू खेत में जाकर कुछ हरा चारा काट करके लाओ। रेखा जवाब देती, दीदी कल मैं चारा काटने गई थी और दरांती से मेरी उंगली कट गई थी, अभी भी दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं नहीं जा पाऊंगी। दोस्तों फिर सावित्री देवी साफ साफ कहती है कि कोई बात नहीं है, आज मैं ही चली जाती हूँ। इसके बाद दोस्तों वह दरांती उठाती है और खेतों की ओर निकल जाती है। दोस्तों पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को चारा लेकर के वापस लौटती है। इस दौरान साथियों रेखा घर पर रह करके गाय भैंसों को पानी पिलाती और उन्हें चारा देती और दुकान भी संभालती और शाम होने पर दोस्तों सावित्री देवी घर लौटती हैं। दोनों साथियों मिल करके खाना बनाती हैं और दिन भर की साथियों बातें करते हुए भोजन करती हैं। रात होने पर साथियों दोनों अपने अपने कमरे में जा करके सो जाती हैं। अगले दिन बारी रेखा की होती है, इसलिए दोस्तों सुबह सुबह रेखा चारा काटने के लिए खेतों की ओर निकल जाती है और सावित्री देवी घर पर ही रुक जाती है। दोस्तों उस समय सुबह के लगभग 8 बजे होते हैं। तभी साथियों पुजारी फिर दूध लेने के लिए उसके घर
पहुंच जाता है। दोस्तों सावित्री देवी उससे 1 लीटर दूध देती है और दूध लेने के बाद साथियों पुजारी कहता है कि सावित्री देवी, आज मैं तुम्हारे लिए मंदिर का विशेष प्रसाद लेकर के आया हूँ। तुम मुझे रोज बिना पैसे लिए दूध देती हो, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हें कुछ प्रसाद दूं। सावित्री देवी बहुत ही सीधी सादी और साथियों धार्मिक स्वभाव की महिला थी, इसलिए वह बिना साथियों किसी प्रकार का संदेह किए वह प्रसाद ले लेती है। और साथियों पुजारी उसके सामने ही प्रसाद खाने के लिए यहाँ तक कि कहता है और वह प्रसाद खा भी लेती है। कुछ देर के बाद साथियों पुजारी कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मंदिर में पूजा का समय होने वाला है। दोस्तों इतना कह करके वह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन साथियों उसके मन में कुछ और ही यहाँ तक कि चल रहा था। लगभग साथियों 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा सावित्री देवी घर के आसपास पहुंचता है और वह साथियों धीरे से घर के भीतर झांकता है, देखता है कि सावित्री देवी जमीन पर बेहोश की हालात में पड़ी हुई हैं। दरअसल दोस्तों जिस प्रसाद को उसने मंदिर का प्रसाद बता करके दिया था दोस्तों, उसमें उसने पहले से ही कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। उसी कारण प्रसाद खाते ही साथियों सावित्री देवी की हालत बिल्कुल बिगड़ गई और वह घर के साथियों अंदर ही बेहोश होकर के गिर पड़ी। अब साथियों पुजारी देखता है कि सावित्री देवी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी हैं। वह उसे सहारा देकर साथियों कमरे के अंदर बने एक बिस्तर पर लिटा देता है। इसके बाद वह साथियों घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और अंदर वाले कमरे में जाकर साथियों कुछ देर तक बैठा रहता है। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी और वह सावित्री देवी के इस हालात का साथियों गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। काफी देर तक साथियों वहां रुकने के बाद वह चुपचाप घर से साथियों बाहर निकल जाता है और मंदिर की ओर वह लौट जाता। फिर कुछ समय के बाद रेखा खेत से वापस लौटती है। घर के अंदर पहुंच करके वह देखती है कि सावित्री देवी बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई है। उसकी हालत देख करके रेखा घबरा जाती है। वह तुरंत उसके पास बैठती है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। वह धीरे धीरे उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने लगती है। लगभग आधे घंटे के बाद सावित्री देवी को होश आता है और होश में आते ही वह हैरान होकर के पूछती है कि रेखा, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ इस हालात में कैसे पहुँच गई। रेखा उसे बताती है कि जब वह घर लौटी तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। यह सुनकर साथियों सावित्री देवी बहुत ही परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। दोनों साथियों काफ़ी देर तक इस बात पर चर्चा करती रहती हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों साथियों इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि फिलहाल इस बात को गांव में साथियों किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उन्हें डर था कि यदि बात बाहर फैली तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और बदनामी उन्हीं ही की ही होगी। इसके बाद दोनों बैठ करके सोचने लगती हैं कि आखिर उस समय घर में कौन आया होगा। दोस्तों रेखा पूछती है कि दीदी, मेरे जाने के बाद यहाँ आखिरकार कौन आया था। दोस्तों सावित्री देवी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि सिर्फ महेश शास्त्री यहाँ आए थे। वे रोज की तरह दूध लेने आए थे और दूध लेकर के चले गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वे ऐसा कुछ कर सकते हैं। उस दिन साथियों दोनों का मन बहुत अशांत रहता है और शाम को साथियों वैसे जैसे जैसे खाना बनाती हैं और फिर साथियों आराम करने चली जाती हैं। अगली सुबह साथियों लगभग 8 बजे महेश शास्त्री फिर दूध लेने के लिए वहां पहुंचता है। दूध लेते समय साथियों सावित्री देवी से हालचाल पूछता है। बातचीत के दौरान सावित्री देवी उसे पिछले दिन की पूरी घटना बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद पुजारी साथियों कुछ देर तक बिल्कुल गंभीर होने का नाटक करता है और फिर साथियों कहता है कि मुझे लगता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं है, तुम्हारे घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। शायद उसी कारण तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। यह सुनकर साथियों सावित्री देवी चौंक जाती है। वह सोचने लगती है कि यदि कोई आदमी घर में नहीं आया था तो शायद पुजारी की बात सच भी हो सकती है। इसके बाद साथियों वह रेखा को बुलाती है और उसे भी सारी बातें बता देती है। धीरे धीरे रेखा भी पुजारी की बातों पर विश्वास करने लगती है। दोनों साथियों महिलाओं को लगता है कि शायद घर में सचमुच कोई अदृश्य समस्या है।
तब महेश शास्त्री कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो विशेष पूजा पाठ आपको कराना होगा, सही विधि से अनुष्ठान किया जाए तो यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, सावित्री देवी और रेखा आपस में सलाह करती हैं और फिर पूजा करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, पुजारी एक कागज निकालता है और उस पर कुछ सामानों की सूची लिख देता है। वह कहता है कि इस सूची में जो जो सामान लिखा है वह सब ले आना, उसके बाद पूजा की तैयारी की जाएगी। दोनों उसकी बात मान लेती हैं। अगले ही दिन सावित्री देवी साथियों बाजार जाती है और सूची में लिखे अधिकांश सामान खरीद करके वह घर लेकर के आती है। दोस्तों, उधर रेखा मंदिर पहुंचती है और पुजारी से कहती है कि बाबा जी, सारी तैयारियां हो चुकी है जैसा आपने बोला था, अब आपको घर चल करके पूजा करनी होगी। दोस्तों, महेश शास्त्री उसके साथ घर पहुंच जाता है और फिर वहां पर वह पूजा पाठ शुरू करता है। कई घंटों तक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान चलता रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। जब साथियों पूजा समाप्त होती है तो रेखा पूजा की दक्षिणा लेकर के पुजारी के पास आती है और उसे देर देने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों पुजारी पैसा लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं सेवा के बदले धन नहीं लेता, लोगों की सहायता करना ही मेरा धर्म है। रेखा साथियों कई बार आग्रह करती है, लेकिन वह बार बार मना कर देता है। आखिरकार साथियों वह बिना कोई पैसा लिए वहां से चला जाता है। यह देखकर साथियों सावित्री देवी और रेखा दोनों के मन में साथियों उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि वह बहुत ही सज्जन और नेक इंसान है। धीरे धीरे दोनों का साथियों उस पर पूरा भरोसा हो जाता है। इसके बाद कई दिन साथियों सामान्य रूप से बीत जाते हैं और फिर महेश शास्त्री रोज साथियों दूध लेने आता है और दोनों महिलाओं से सामान्य बातचीत करके वापस चला जाता है। कुछ समय के बाद साथियों सावित्री देवी को अपने मायके पक्ष के एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में जाना पड़ता है, इसलिए दोस्तों वह कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चली जाती है। अब साथियों घर पर केवल रेखा ही रहती है। वही दुकान संभालती है, पशुओं की देखभाल वही करती है, रोजमर्रा के सभी साथियों काम वही करती है। एक सुबह जब पुजारी दूध लेने आता है और सावित्री देवी को नहीं देखता है तो साथियों वह रेखा से पूछता है कि सावित्री देवी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या वे कहीं गई हुई हैं? रेखा जवाब देती है, जी बाबा, रिश्तेदारी में शादी है, कुछ दिनों के लिए वहीं पर वो गई हुई है। दोस्तों यह सुनकर के पुजारी मन ही मन में खुश हो जाता है, लेकिन बाहर से सामान्य व्यवहार करता है। इसके बाद वह रेखा से कहता है कि आज शाम मंदिर में एक विशेष सत्संग रखा गया है, गांव के सभी लोगों को बुलाया गया है, तुम्हें भी वहां पर अवश्य यहां तक कि आना चाहिए। दोस्तों रेखा कहती है कि ठीक है बाबा, मैं समय पर जरूर वहां पर पहुंच जाऊंगी। शाम होने पर साथियों मंदिर में काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर गांव के स्त्री पुरुष और बुजुर्ग सभी वहां पर उपस्थित होते हैं। भजन कीर्तन शुरू होता है और धार्मिक माहौल बन जाता है। रेखा भी साथियों वहां पर पहुंच जाती है और अन्य लोगों के साथ बैठ करके सत्संग सुनने लगती है। सत्संग साथियों समाप्त होने के बाद पुजारी वहां मौजूद सभी लोगों को प्रसाद बांटता है और गांव के लोग प्रसाद लेकर के धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन साथियों रेखा को अभी तक प्रसाद नहीं मिला था। वह पुजारी के पास जाकर के पूछती है कि बाबा जी, बाबा क्या आप मुझे प्रसाद देना भूल गए हैं? मुझे अभी तक प्रसाद नहीं मिला है। दोस्तों फिर महेश शास्त्री मुस्कुराते हैं और कहता है कि नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। दरअसल तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष प्रकार का प्रसाद अलग से रखा हुआ है। दोस्तों इतना कह करके वह अंदर जाता है और एक अलग प्रसाद लेकर के आता है। रेखा साथियों बिना किसी संदेह के वह प्रसाद ग्रहण कर लेती है और साथियों कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और साथियों लगभग 15 से 20 मिनट के भीतर वह बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़ती है। यह देखकर साथियों महेश शास्त्री की नीयत और भी खराब हो जाती है। वह सबसे पहले मंदिर का मुख्य द्वार बंद करता है ताकि कोई अंदर
आ ना सके। इसके बाद साथियों बेहोश रेखा को वहां से उठा करके वह एक सुनसान स्थान की ओर ले जाता है। रात गहराती है और वह साथियों उसकी असहाय अवस्था का गलत फायदा उठाने की बाबा कोशिश करता है। दोस्तों काफी देर तक वह वही बना रहता है। रात पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और साथियों आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ घंटों के बाद साथियों वह वापस मंदिर के पास लौट आता है। मंदिर साथियों पहुंच करके वह अपने एक परिचित को फोन करता है। दोस्तों उसका व्यक्ति का नाम था राम नारायण मिश्रा था, जो साथियों पास के एक दूसरे मंदिर में पुजारी का काम वह करता था। दोस्तों उसका मंदिर वहां से कुछ किलोमीटर दूर यहां तक कि स्थित था। महेश शास्त्री फोन पर साथियों उससे कहता है कि तुम तुरंत यहां पर आ जाओ, तुम्हें एक जरूरी बात दिखानी है। साथियों राम नारायण मिश्र उसकी बात सुन करके अपनी साथियों मोटरसाइकिल लेकर के यहां तक कि वहां पर पहुंच जाता है। दोनों साथियों कुछ देर वापस में बातचीत करते हैं और फिर उसी सुनसान जगह की ओर चले जाते हैं जहां साथियों रेखा बेहोश पड़ी हुई थी। रात साथियों बीत जाती है और दोनों साथियों यह डर सताने लगता है कि यदि रेखा को होश आ गया तो पूरी घटना गांव वालों को पता चल जाएगी। तब दोनों साथियों घबरा जाते हैं और साथियों अपने बचाव के बारे में सोचने लगते हैं। घबराहट में साथियों वे एक भयानक निर्णय ले लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद साथियों रेखा की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो इस घटना को कैसे छिपाएं। दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते हैं। अंत में साथियों तय करते हैं कि गांव से कुछ दूरी पर बहने वाली नदी के पास जाकर के उसे छोड़ दिया जाए ताकि किसी को उन पर बिल्कुल भी संदेह ना हो। राम नारायण और साथियों अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और दोनों मिलकर साथियों रेखा को एक बड़े बोरे में रख देते हैं। फिर साथियों वे सुबह होने से पहले वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन साथियों किस्मत उनका साथ बिल्कुल नहीं देती। सुबह के लगभग 4 बजे कुछ ग्रामीण टहलने के लिए खेतों की ओर जाने के लिए साथियों घरों से निकल चुके थे। उन्होंने साथियों देखा कि दोनों पुजारी असामान्य तरीके से जल्दी से कहीं जा रहे हैं। गांव वालों को साथियों तुरंत ही शक हो जाता है और वे दोनों को रास्ते में रोक लेते हैं और पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह आप लोग आखिरकार कहां जा रहे हो। दोनों साथियों बहाना बताने लगते हैं, लेकिन साथियों उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ग्रामीणों को साथियों उनके जवाबों पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता है। तभी साथियों एक व्यक्ति की नज़र उस बड़े बोरे पर पड़ती है जो साथियों मोटरसाइकिल पर रखा हुआ था। दोस्तों संदेह बढ़ने पर गांव वाले बोरे को खोल करके देखने की मांग करते हैं। साथियों पहले तो दोनों पुजारी मना करते हैं, लेकिन साथियों जब लोगों का दबाव बढ़ जाता है तो साथियों बोरा खोल दिया जाता है और बोरा खुलते ही साथियों वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अंदर रेखा का साथियों शव पड़ा हुआ था। यह दृश्य साथियों देखते ही गांव वालों को गुस्सा फुट के हो जाता है। लोग दोनों पुजारियों को पकड़ लेते हैं और उनकी जमकर साथियों पिटाई कर देते हैं। कुछ लोग तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू करती है और शव को अपने कब्जे में ले लेती है। साथियों पहचान करने पर पुष्टि होती है कि वह रेखा ही थी जो पिछले कुछ घंटों से लापता थी। इस खबर के साथियों फैलते ही पूरे गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और सावित्री देवी जो रिश्तेदारी से वापस लौटी थी यह साथियों सब देख करके बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी देवरानी के साथ इतना आखिरकार बड़ा हादसा हो गया है। साथियों पुलिस दोनों पुजारी को हिरासत में ले लेती है और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत ही भेज देती है। पूछताछ और जांच के दौरान धीरे धीरे साथियों पूरी सच्चाई सामने आने लगती है। आखिरकार महेश और शास्त्री और राम नारायण मिश्र का साथियों भंडाफोड़ हो जाता है। उनके खिलाफ गंभीर साथियों धाराओं का मामला दर्ज किया जाता है और अदालत में साथियों पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार उनकी सच्चाई पूरे क्षेत्र के सामने आ जाती है। जिन लोगों ने साथियों उन्हें वर्षों तक सम्मान दिया था वे सभी लोग उनके कर्मों को जान करके बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। गाँव में साथियों लंबे समय तक इस घटना की चर्चा होती रहती है और लोग इसे एक बड़ी सीख के रूप में याद रखते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।